आपका बेटा बहुत बहादुर था सर। वो अकेला था लेकिन पूरी फौज के बराबर। उस दिन हमारी हार का एक ही कारण था, आपका बेटा। ये शब्द थे एक पाकिस्तानी मेजर के, जिसने भारत के एक शानदार सिपाही को शहीद किया था। इतिहास हमेशा सदियों पुराना नहीं होता। कभी कभी हमारे सामने भी इतिहास बन रहा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। ऐसा ही एक इतिहास बना था तब जब 21 साल के एक परमवीर ने अकेले पाकिस्तान की एक पूरी कैवेलरी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जिसने मौत को सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, बंदूक अभी चल रही है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंक बैटल कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ बसंतर की। इसी लड़ाई को लेकर एक मूवी अभी रिलीज हुई है, नाम है 21। 21 इसलिए क्योंकि अरुण खेतरपाल, जिनकी मैं बात करने वाला हूं, उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। आज भी मिलिट्री हिस्टोरियंस इस भयानक लड़ाई में अरुण खेतरपाल की बहादुरी को बताते हुए हैरान रह जाते हैं। ये एक ऐसी भिड़ंत थी जहां लोहे से लोहा टकरा रहा था और इंसानी जज्बा मशीनों की ताकत पर भारी पड़ रहा था। इन सब के बीच अरुण खेतरपाल ने वो किया कि इंडियन आर्मी में वो आज बहादुरी की मिसाल है। अरुण खेतरपाल और उनके साथियों ने पाकिस्तान की वो साजिश नाकाम की जो अगर कामयाब हो जाती तो शायद कश्मीर आज देश का हिस्सा नहीं होता। आज मैं आपको उसी बैटल की कहानी सुनाऊंगा। क्या हुआ था बसंतर की बैटल में उस दिन जब भारत के कुछ टैंकरों का सामना पाकिस्तान के 40 से भी ज्यादा टैंकरों से हुआ। कैसे इंडियन आर्मी के टैंकों ने जंग का हुलिया बदल दिया और क्यों एक पाकिस्तानी मेजर ने अरुण खेतरपाल की तारीफ उनके पिता के सामने की। कैसी है ये मूवी 21 या 21 और ये आपको देखनी चाहिए या भी नहीं, ये भी आपको पता चलेगा वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह 1971 की ठंड थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का आगाज हुआ। देखा जाए तो यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, बल्कि ह्यूमन ट्रेजेडी का पीक था। पूर्वी पाकिस्तान में जनरल याह्या खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। कुछ ही दिनों में बंगाल के 30,000 से ज्यादा मासूम मौत के घाट उतार दिए गए। ग्लोबल पॉलिटिक्स भी तब कोल्ड वॉर के चलते अलग स्तर पर चल रही थी। एक तरफ अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ और भारत की दोस्ती एक नई मिसाल बना रही थी। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं कि भारत के लिए यह युद्ध कंपलसरी हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान पर जंग नहीं छेड़ी थी। पाकिस्तान ने वेस्टर्न मोर्चे पर शाकरगढ़ इलाके से भारत की लाइफलाइन यानी जम्मू कश्मीर के रास्ते को काटने की बहुत ही खतरनाक साजिश रची थी। शाकरगढ़ बुर्ज पाकिस्तान के सियालकोट से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह एक ऐसा मैदानी इलाका है जहां की मिट्टी नमी से भरी थी, जिसके चलते टैंकों की रफ्तार यहां कम हो जाती थी। ऊपर से इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान ने यहां कई मीटर गहरी सुरंगें बिछा रखी थी। इन सब से अगर बच भी जाया जाए तो बसंतर नदी सामने खड़ी थी, जो अपने आप में एक नेचुरल बैरियर थी। पाकिस्तान का प्लान साफ था। अगर वो यहां से आगे बढ़ जाते तो पंजाब और जम्मू का कांटेक्ट टूट जाता और भारत के नक्शे से कश्मीर का हिस्सा हमेशा के लिए अलग हो सकता था। इंडियन आर्मी के आई कॉर्प्स को इस खतरे से निपटने के लिए एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की जिम्मेदारी दी गई। ये एक तरह का जुआ था। जीत का मतलब था कश्मीर की सेफ्टी और हार का मतलब था देश की अखंडता पर एक ऐसा घाव जो शायद कभी न भरता। इसी स्ट्रेटेजिकल खेल के बीच में खड़े थे अरुण खेतरपाल। 14 अक्टूबर 1950 को अरुण खेतरपाल का जन्म पुणे में हुआ था। उनका पूरा खानदान पीढ़ियों से सेना का हिस्सा था। उनके पिता ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल इंजीनियर कोर के दिग्गज थे। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ी थी, तो वहीं उनके दादाजी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थे। उनके नाना महाराजा रंजीत सिंह की सेना का हिस्सा थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरुण का परिवार सरगोदा का रहने वाला था। पार्टीशन के बाद वो शरणार्थी बनकर भारत आए थे और बाद में अरुण ने सरगोदा के आसपास लड़ाई भी लड़ी थी। अरुण खेतरपाल के बारे में कहा जाता है कि वो बहादुर होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छे थे। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और फिर द लॉरेंस स्कूल सनावर में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। फिर नेशनल डिफेंस अकेडमी में वो फॉक्स ट्रॉट स्क्वाड्रन के कैडेट कैप्टन थे। उनकी ड्रिल और डिसिप्लिन की मिसालें आज भी दी जाती हैं। 13 जून 1971 को जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए और उन्हें 17 पूना हॉर्स जैसी रेजिमेंट मिली, तो उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कम टाइम था। वजह थी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल को मंडराना।
और महज 6 महीने के भीतर उन्हें अपनी ट्रेनिंग को हकीकत में बदलना था। अब अगर बात करें बैटल ऑफ बसंतर की, तो फॉर्मल शुरुआत हुई थी 4 दिसंबर को, लेकिन इसकी फाइनल लड़ाई हुई 15 दिसंबर की रात और 16 दिसंबर के दिन को। इंडियन आर्मी की 54वीं डिवीजन को बसंतर नदी पार करके एक ब्रिज हेड बनाना था, यानी दुश्मन के इलाके में एक ऐसा सेफ गलियारा तैयार करना था जहां से इंडियन टैंक्स आगे बढ़ सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस इलाके में जमीन के नीचे हजारों लैंड माइन्स बिछी हुई थी। 9th इंजीनियर रेजिमेंट के जाबाज अपनी जान की परवाह किए बिना उस ठिठुरती ठंड में हाथों से बारूद को बाहर निकाल रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बीटी पंडित की लीडरशिप में इन इंजीनियर्स ने जो रास्ता तैयार किया, उसे हिस्ट्री गेटवे टू बसंतर के नाम से याद करती है। फिर आई वो सुबह जब सब कुछ बदल गया। हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। 16 दिसंबर की सुबह जब सूरज ठीक से निकला भी नहीं था और धुंध की चादर पूरे मैदान पर लिपटी हुई थी, तभी अचानक दूर से लोहे के टकराने की आवाजें आने लगी। आसमान काले धुएं से भर गया। पाकिस्तान की 13th लांसर्स के 40 से ज्यादा अमेरिकन पैटर्न टैंक एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े। उनके सामने भारतीय सेना के 17 पूना हॉर्स के पुराने पड़ चुके लेकिन काफी भरोसेमंद सेंचुरियन टैंक खड़े थे। टेक्निकल तौर पर पैटर्न टैंक बहुत ज्यादा मॉडर्न थे, उनकी रेंज ज्यादा थी और उनके पास नाइट विजन की ताकत थी। लेकिन एक कहावत है, ताकत हथियार में नहीं होती, हथियार चलाने वाले के पास होती है। रेडियो सेट पर अचानक से एक आवाज गूंजी, ए स्क्वाड्रन को मदद चाहिए, हम बुरी तरह घिर चुके हैं। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, जो उस वक्त अपने टैंक फामागुस्ता के साथ पास में ही तैनात थे, वो मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स का वेट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक एक मोमेंट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फुल थ्रॉटल पर अपना टैंक आगे बढ़ा दिया। उनके साथ उनका क्रू था। क्रू में गनर सवार नथु सिंह जोधा, लोडर नंद सिंह जिनकी फुर्ती किसी बिजली से कम नहीं थी, और ड्राइवर प्राग सिंह राठौर। इन बहादुर जवानों की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। ये चारों एक ऐसी लोहे की कोठरी में बंद थे जो किसी भी पल इनका ताबूत बन सकती थी। खेतरपाल सिंह को रास्ते में पाकिस्तानी सेना के रिकॉइल लेस गन के ठिकानों ने रोकने की कोशिश की। रिकॉइल लेस गन्स जो होती हैं वो टैंकों के लिए साइलेंट किलर होती हैं, लेकिन अरुण ने डिफेंसिव होने की बजाय सीधे अटैक किया। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर और टैंक की मशीन गन का एक ऐसा इस्तेमाल किया कि दुश्मन की इन्फेंट्री सैनिक हैरान रह गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन असली चैलेंज अभी सामने था। जैसे ही फामागुस्ता मैदान के बीचों बीच पहुंचा, मुकाबला 100 मीटर की घातक दूरी पर आ गया। सामने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की पूरी दीवार खड़ी थी। अरुण ने रेडियो पर चीखते हुए कहा, नथु निशाना साधो, और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। इमेजिन करो, टैंक के अंदर का सीन किसी नरक से कम नहीं होगा। बारूद की स्मेल, इंजन की गर्मी और बाहर गिर रहे गोलों की आवाजें। लेकिन इन सब को सोचने के लिए अरुण के पास टाइम नहीं था। उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। नथु सिंह जोधा ने उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन गनरी का प्रदर्शन किया। एक एक करके 10 पैटर्न टैंक मलबे में तब्दील हो गए, लेकिन इस कामयाबी की कीमत भी बड़ी थी। अटैक के दौरान फामागुस्ता पर दुश्मन का एक गोला आकर लगा और टैंक के अंदर आग लग गई। अरुण के पैर और शरीर के निचले हिस्से में काफी चोटें आई, लेकिन उनका हाथ अभी भी गन ट्रिगर पर था। हेडक्वार्टर से लगातार मैसेज आ रहे थे, अरुण अपना टैंक छोड़ दो, तुम बुरी तरह घायल हो, टैंकर कभी भी फट सकता है। लेकिन इतिहास के उस सबसे यादगार पल में अरुण ने अपने कमांडर को जो जवाब दिया, वो आज भी सेना के हर जवान के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा, नो सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी बंदूक अभी भी काम कर रही है और जब तक ये चल रही है मैं इन दुश्मनों को खत्म करके ही दम लूंगा। इस मैसेज के बाद उन्होंने धधकते हुए टैंक के अंदर से अपनी आखिरी गन चलाई और दुश्मन का एक और टैंक तबाह कर दिया। ठीक उसी वक्त एक दूसरा गोला उनके टैंक के बुर्ज पे सीधे आकर लगा। उस धमाके के साथ ही भारत ने अपना एक नायाब सितारा खो दिया। लोडर नंद सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, नथु सिंह लहूलुहान पड़े थे और प्राग होश खो रहे थे। लेकिन अरुण के उस अंतिम बलिदान ने वो कर दिखाया जो हजारों सैनिक मिलकर भी नहीं कर पाए थे। शाम तक पाकिस्तान की 22वीं कैवेलरी पीछे हट चुकी थी। उस दिन भारतीय फौज ने 46 पाकिस्तानी टैंक तबाह किए। भारत की तरफ से 14 टैंकों का नुकसान हुआ। लेकिन उस जीत की कीमत थी 21 साल के अरुण खेत्रपाल की शहादत। जब सेना का तार दिल्ली पहुंचा तो घर में सन्नाटा छा गया। ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने वो संदेश हाथ में लिया, योर सन हैज मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अरुण की मां उर्मिला खेत्रपाल अक्सर कहा करती थी, मेरा बेटा टैंक में बैठा हुआ शेर है। अब वही शेर लौटकर वापस नहीं आने वाला था।
उन्हें बाद में बताया गया कि आखिरी वक्त में अरुण ने अपनी यूनिट को वायरलेस पर सिर्फ एक बात कही थी, द एनिमी इज इन फ्रंट, आई एम गोइंग इन। परिवार के पास अब सिर्फ वो एक जावा बाइक बची थी जो उन्होंने आखिरी बार घर आकर पार्क की थी, और यूनिफॉर्म की वो तस्वीर जो एनडीए के पासिंग आउट पर उन्होंने खिंचवाई थी। सालों बाद जब मां को राष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर चक्र सौंपा तो उन्होंने बस एक बात कही, मेरा बेटा जिंदा है। उस वक्त पूरे हॉल में किसी की आंखें सूखी नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान की वो बख्तरबंद ब्रिगेड जो कभी अजेय मानी जाती थी, वो अरुण के साहस को देखकर पीछे हटने पर मजबूर हो गई। मिलिट्री हिस्टोरियन मेजर एएच अमीन, जो खुद पाकिस्तानी आर्मी के एक्स ऑफिसर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट में बहुत ही ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि अरुण खेतरपाल का वो लोन चार्ज एक ऐसी चट्टान साबित हुआ जिसे टकराकर पाकिस्तानी आर्मी का हौसला और उनकी स्ट्रेटजी दोनों बिखर गए। पाकिस्तान के हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, जिसे सालों तक दबा कर रखा गया, उसमें भी इस हार को पाकिस्तानी हाई कमांड की सबसे बड़ी नाकामी और भारतीय वीरता का सबसे बड़ा सबूत माना गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 16 दिसंबर की इस लड़ाई के अगले दिन यानी 17 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा इस जंग के 30 साल बाद लिखा गया। साल 2001 में अरुण के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल ने 81 साल की उम्र में अपने पुरखों की जमीन यानी सरगोधा जाने का फैसला किया। जैसे ही वो लाहौर पहुंचे, वहां उनका स्वागत करने के लिए ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर खड़े थे। नासिर उस वक्त रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। 3 दिनों तक नासिर ने अरुण के पिता की ऐसी खातिरदारी की जैसी एक बेटा अपने बाप की करता है। उन्होंने उन गलियों में उन्हें घुमाया जहां उनके पूर्वज रहते थे, उनके साथ बचपन की कहानियां साझा की। लेकिन आखिरी रात को उन्होंने जो बात ब्रिगेडियर को बताई, उससे डिनर मेज पर एक अजीब सी शांति छा गई। नासिर ने ब्रिगेडियर खेतरपाल की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा राज खोला जिसने वक्त की सुइयां रोक दी। नासिर ने कहा, सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने 30 साल से अपने सीने में दबा रखी है। जिस टैंक ने आपके बेटे के टैंक पर आखिरी गोला दागा था, उसे मैं ही कमांड कर रहा था। उस दिन हम आमने सामने थे। मैंने देखा कि वो लड़का बुरी तरह घायल था, उसका टैंक जल रहा था, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी वो हिम्मत देखकर मेरा भी कलेजा कांप गया। मुझे दुख है कि मैंने उसे मारा, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने इतने बहादुर दुश्मन का सामना किया। एक बाप उस आदमी के सामने खड़ा था जिसने उसके अपने बेटे को शहीद किया था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे में ना कोई बदले की भावना थी और ना ही कोई नफरत। ब्रिगेडियर खेतरपाल ने लंबी सांस ली और नासिर का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, नासिर, हम दोनों सैनिक हैं। उस दिन तुम अपना फर्ज निभा रहे थे और मेरा बेटा अपना फर्ज निभा रहा था। ड्यूटी ने ड्यूटी का सामना किया था। इन दोनों ऑफिसर्स की मुलाकात दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे महान घटनाओं में से एक मानी जाती है, जहां युद्ध की कड़वाहट मानवीय गरिमा और सम्मान में बदल गई। अरुण खेतरपाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली वीरता सिर्फ मार गिराने में नहीं है, बल्कि दुश्मन के दिल में सम्मान पैदा करने में भी है। आज के दौर में जब हम 1971 की शानदार जीत को याद करते हैं, तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिनके नाम अक्सर फाइलों के नीचे दब जाते हैं। गनर नथू सिंह जोधा, जो उस दिन घायल होने के बावजूद अपनी सीट से नहीं हिले। ड्राइवर पराग सिंह, जो जलते हुए टैंक को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। 75th मीडियम रेजिमेंट के वो गनर जिन्होंने अपनी तोपों से दुश्मन का दिन में तारा दिखा दिया। हिस्ट्री में अक्सर सिर्फ एक नाम को याद किया जाता है, लेकिन बसंतर की जीत उन हजारों सवारों और सार्जेंट्स की भी सामूहिक आत्मा की जीत थी। इसी कहानी को दिखाती है मूवी 21। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिए। एक पिता के इमोशंस और एक 21 साल के जवान के अंदर देश के लिए लड़ने का जुनून, ये दोनों आपको सीट से हिलने नहीं देंगे। हाँ, ये बॉलीवुड की उन टिपिकल मूवीज के जैसे नहीं है जहां पर बस मारो 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 की बातें होती हैं। इनमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें हम कहते हैं पोस्ट वॉर क्राइसिस, जंग के बाद क्या मंजर होता है, उसके बारे में भी चीज़ दिखाई गई है। आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। बॉलीवुड ने इस बार अच्छी शुरुआत की है 2026 में। अरुण खेतरपाल की लाइफ और उनके पाकिस्तान में जो उनके पिता हैं, उनकी जर्नी को बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया गया है। मुझे लगता है कि इतने शानदार तरीके से मूवी बनाई गई है, इसे लंबे टाइम तक लोग याद रखेंगे। हिस्टोरियन श्रीनाथ राघवन तर्क देते हैं कि बसंतर की जो लड़ाई है, उसमें पाकिस्तान के उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी खत्म किया कि उनके पास अच्छे अमेरिकी हथियार हैं। इस जंग ने साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया और इंडिया को इस एरिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस्टेब्लिश भी किया। हालांकि शिमला समझौते के बाद उस 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को वापस कर देना आज भी एक डिबेटेबल मुद्दा है। कई स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं कि अगर भारत उस वक्त उन इलाकों को अपने पास रखता तो शायद आज पाकिस्तान की घुसपैठ की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम होती।
तो दोस्तों ये थी कहानी बसंतर की लड़ाई और अरुण क्षेत्रपाल के सर्वोच्च बलिदान की। बसंतर की कहानी महज एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। अरुण क्षेत्रपाल के छोटे भाई मुकेश आज भी अपने भाई की यादों को एक धरोहर की तरह संभाल कर रखते हैं। उनके लिए अरुण कभी शहीद नहीं हुए, वो सिर्फ उस अमर लोक में चले गए जहां से वो हर रोज एनडीए के कैडेट्स को अपनी बहादुरी की दास्तान सुनाते हैं। वहीं भारत लौटने के बाद ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल ने कभी भी अपनी पत्नी से बात नहीं कही। उन्होंने कहा था कि सब बीत चुका है, अब अरुण सिर्फ यादों में जिंदा है। 2001 की उस मुलाकात के कुछ साल बाद ब्रिगेडियर मदन लाल क्षेत्रपाल का निधन हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी का वो आखिरी सफर, लाहौर के वो 3 दिन आज भी दोनों मुल्कों के फौजियों के बीच एक मिसाल की तरह सुनाए जाते हैं। जंग में जिसने दुश्मन को मारा, उसने जंग के बाद उसे अपना बेटा कहा था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने 21 मूवी देखी है तो इसके बारे में भी क्या राय रखते हैं, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।